Welcome students. So today we are going to talk about the optional public administration. See, this is a very important option. We are going to talk about what is the importance of this optional, what is the syllabus and all these things. Before moving to that, I am just going to tell you that Nandeep Academy is introducing this optional public administration now. Okay, because there is so much of importance of this optional that we are going to talk about. And this will be available in both the mediums. It will be in an English medium also and it will be in a Marathi medium also. Okay. So today we are going to talk about public administration in English medium. We are going to talk about all that syllabus and everything. Okay. So let's discuss public administration. Okay. So पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हम किस किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं आज तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद उसका सिलेबस क्या है और हम किस तरह से इसे डील करते हैं इस सब्जेक्ट को, किस तरह से हम इसका डिस्कशन करेंगे, ओके, या किस तरह से ये सब्जेक्ट सिखाया जाएगा, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अदरवाइज जो भी इंफॉर्मेशन आज तुम्हें मिल रही है, एक सफिशिएंट इंफॉर्मेशन तो ये सब्जेक्ट्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर भी अगर कुछ डाउट हो तो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, दैट्स माई नंबर 9405425461। ओके, माई सेल्फ अभिजीत मोडे सर, दिस इज माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। तुम कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हो, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड और जो भी हमारे बैचेस है, ऑनलाइन बैचेस, ऑफलाइन बैचेस, उसकी सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिल जाएगी। सो लेट डिस्कस द सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं, हमारे दिमाग में पहले ही कुछ आता है कि हाँ, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन तो हमें पहले इसके बारे में तो है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हर व्यक्ति जो इंडिया में रह रहा है उसे एडमिनिस्ट्रेशन से उसका कुछ ना कुछ कॉन्टैक्ट तो आता ही रहता है। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात किसकी करने वाले, एक तो गवर्नमेंट की बात करेंगे या तो जो गवर्नमेंट लोगों के लिए कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो पब्लिक का मीनिंग यहाँ पे डोंट टेक कि जस्ट आम जनता के बारे में बात हो रही है, पब्लिक यहाँ पे गवर्नमेंट के बारे में भी बात हो रही है। सो हम इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। और हर पर्सन जो होता है अपनी लाइफ में गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड तो होता ही है, बेनिफिशियरी होता है, कभी सिस्टम का पार्ट भी होता है, रेगुलर कॉन्टैक्ट्स तो आते हैं, हमें कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं तो हमें गवर्नमेंट ऑफिस में जाना पड़ता है, उनसे मिलना पड़ता है। एक इन जनरल तुम्हारे लाइफ में तुम कुछ पढ़ते हो, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस होता है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमेशा हम कांटेक्ट में रहते हैं। सो ऐसा तो कुछ नहीं है कि इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ नया आएगा कि जो तुम्हें कभी नहीं पता होगा। यह तो इस सब्जेक्ट की खासियत है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज सच अ सब्जेक्ट यू ऑलरेडी नो मोस्ट ऑफ द थिंग्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो इसकी वजह से इस सब्जेक्ट का एक इंपॉर्टेंस ये बन जाता है कि जब भी ये सब्जेक्ट के बारे में जब तुम सिलेबस देखते हो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो या जो भी हम पढ़ाएंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे बहुत सारी चीजें तो पता है। उसकी वजह से जो अंडरस्टैंडिंग जो बनती है इस सब्जेक्ट की, वो बड़ी आसानी से बन जाती है। बाकी सब्जेक्ट, कई सारे सब्जेक्ट तो ऐसे होते हैं जहां पे तुम्हें कुछ पता नहीं होता, फिर तुम्हें दिया जाता है और फिर तुम नए से सारी चीजें सीख रहे हो। यहां पे नए से सीखने वाली चीजें बड़ी कम है और जो नॉर्मली जो तुम्हें चीजें पता है, जो तुम्हारा डेली लाइफ का एक्सपीरियंस है, वो चीजें ज्यादा है। सो अल्टीमेटली तुम्हें एक आसानी हो जाती है सब्जेक्ट समझने में, इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो ये इस सब्जेक्ट की खासियत है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। सो दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू टॉक मल्टीपल थिंग्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट, इंपॉर्टेंस एंड सिलेबस एवरीथिंग। पहले बात करते हैं इस सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, सिलेबस भी दिखाऊंगा, पर दिमाग में पहले हमें ये आना चाहिए कि भाई यही सब्जेक्ट क्यों ले, कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों लेना है। बाकी इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, कई सारे ऑप्शंस हैं, देन व्हाई शुड वी चूज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शन। चलो देखते हैं क्यों चूज करना चाहिए। आज क्लियर हो जाएगा कि क्यों पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना ही लेना है। आज तुम्हारा कंफ्यूजन ही क्लियर कर देते हैं ऑप्शनल से रिलेटेड। पहले तो है लिमिटेड सिलेबस। ओके, सिलेबस बड़ा लिमिटेड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसकी वजह से तुम्हारी रीडिंग भी कम करनी पड़ती है, रिसोर्सेज भी तुम्हारे कम है और रिवीजन भी अच्छी हो जाती है क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। ऐसे देखने में तो लगेगा कि अरे 12 चैप्टर है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में, मैं बताऊंगा तुम्हें कि 12 चैप्टर्स है पेपर 1 में, 14 चैप्टर्स पेपर 2 में, 2 पेपर होते हैं हर ऑप्शनल के, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में 12, पेपर 2 में 14, टोटल 26 चैप्टर। ऐसा लगेगा कि अरे 26 चैप्टर है, पर जब शुरू करोगे तो लगेगा अरे बड़े छोटे छोटे चैप्टर्स है ये तो, हर कंसेप्ट जो दिया गया है बड़ा छोटा छोटा कंसेप्ट है ये तो, ठीक है। तो सिलेबस बड़ा लिमिटेड है, इसकी वजह से सोर्सेज भी तुम्हारे बड़े कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी किताब लेके बैठ गए हो, पता नहीं कब खत्म होगी, ऐसे लग रहा है पूरी जिंदगी किताब पढ़ने में निकल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा क्योंकि जो सोर्सेज है बड़े लिमिटेड है, क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है। तो ये भी बड़ा बेनिफिट है, जिसकी वजह से रिवीजन भी बड़ी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम देखो यूपीएससी के एग्जाम में, जैसे जब मेंस की एग्जाम होती है तो ऑप्शनल के पहले 5 दिन मिलते हैं रिवीजन करने के लिए।
देयर आर मेनी सब्जेक्ट्स कि 5 दिन में तो उनकी रिवीजन होती नहीं है. सो मेनी सब्जेक्ट्स आर लाइक दैट. यू कैन नॉट जस्ट हैव वन रिवीजन इन दोज 5 days. इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट 5 रिवीजन हो जाएगी 5 दिन में. एक तो तुम्हारा पहले ही अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, वैसे ही तुमको सारा समझ में आ चुका है, ऊपर से सिलेबस भी छोटा है. तो इवन इन 5 times यू कैन रिवाइज इन 5 days दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. जहां पे बाकी बड़े सब्जेक्ट की एक रिवीजन नहीं हो जाती है, पबैड की तुम्हारी 5 रिवीजन हो गई. सो रिवीजन अच्छी होने की वजह से जो मार्क्स आने के जो चांसेस है ये तुम्हारे बढ़ जाते हैं, क्योंकि तुमने सारा पढ़ चुका है, अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है. दैट इज वाई ये सिलेबस तुम्हें लेना चाहिए, लिमिटेड सिलेबस जिसके कई सारे बेनिफिट्स हैं. देन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, ये भी बड़ी सिंपल है, क्योंकि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही तुम्हें जब शुरू किया लेक्चर तभी कहा था कि ये ऐसा सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. वी ऑल इंडियंस आर वेरी मच कनेक्टेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन. हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हम सारे कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से हमें सारी जो चीजें जो हम सीखेंगे सब्जेक्ट में, ये तुम्हें पहले ही एक्सपीरियंस होगा या कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा, जिसकी वजह से अंडरस्टैंडिंग बड़ी इजी हो जाती है. ओके, जो भी मैं कहूंगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये चीजें हैं, ये अच्छी चीजें हैं, दिस आर गुड थिंग, दिस आर बैड थिंग, यू विल अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स. सो दैट इज व्हाई द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट इज वेरी सिंपल रिगार्डिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. कंसेप्चुअल बेस्ड सिलेबस है, सारा सब्जेक्ट कंसेप्चुअल है, कोई फैक्चुअल इंफॉर्मेशन नहीं है, मेमोराइजेशन नहीं है कि सारा रटना पड़ेगा, बहुत सारा मेमोराइज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है. लिमिटेड फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है जिसमें तुम्हें याद रखना है, बट दैट इज ऑल्सो एन कंसेप्चुअल थिंग. नाम बस 2-4 नाम है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, जो थिंकर्स की जो थ्योरीज है उसमें से, बट कंसेप्ट याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट है. एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कंसेप्ट ही होंगे. एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होना चाहिए, हर थिंकर कह रहा है कि ये सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन में होनी चाहिए, सारे कंसेप्ट है. तो उसकी वजह से जो लेस मेमोराइजेशन है, अश्योरेंस ऑफ डिसेंट स्कोर, एक ठीक अच्छा स्कोर आएगा डिसेंट स्कोर, इसका अश्योरेंस है. 500 मार्क्स के 2 पेपर्स होंगे, 250 मार्क्स के. अब इसमें एक बेनिफिट ये है कि पबैड में एवरेज मार्क्स आ जाते हैं 250, एवरेज मार्क्स 270, 280, 300, 330, 300, 330, 335 तक लेने वाले लोग हैं पबैड में. तो एक डिसेंट स्कोर का तुम्हें अश्योरेंस हो जाता है. इसका रीजन पहले ही हम देख चुके हैं, क्योंकि सिलेबस ही लिमिटेड है, रिवीजन तुम्हारी बार बार हो रही है, अंडरस्टैंडिंग बेस पूरा चल रहा है, कंसेप्चुअल पूरा तुम्हारा सब्जेक्ट है. तो क्वेश्चन अगर घूम फिर के भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग अगर तुम्हारी हो चुकी है, तो तुम अच्छे से आंसर तो लिख ही पाओगे. So that is the reason there is an assurance of some decent score you have. That is why public administration you should take this an optional. और भी उसके बेनिफिट्स है, जो कि बहुत बड़ा बेनिफिट है, that is overlapping with the other subject. कई सारे सब्जेक्ट्स हैं हमारे जीएस के, जीएस 1, 2, 3, 4, इतने सारे जीएस के सब्जेक्ट्स हैं. तो हम परेशान हो जाते हैं कि क्या पढ़े और क्या छोड़े. यहाँ पे वो टेंशन है ही नहीं. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट अच्छे से कर लो, जीएस की कितनी सारी तो तुम ऐसे ही कर रहे हो, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन खुद एक 500 मार्क का सब्जेक्ट है, हर ऑप्शनल 500 मार्क का होता है. तो यहाँ पे तुम 500 मार्क की स्टडी तो कर ही रहे हो, ऊपर से 300 से लेकर 400 तक 300 to 400 मार्क की स्टडी तुम्हारी जनरल स्टडी की आउट ऑफ 1000 तुम पबैड में ही कर ले रहे हो. देखो अब जैसे तुम्हें लगेगा कि ये तो सर कुछ ज्यादा ही कह दे रहे हैं कि 30-40% दो मतलब पबैड ही करवा दे रहा है. देख लो अभी तुम्हें समझ में आ जाएगा. पहले तो ऐसे जो 250 मार्क का होता है, कई बार जो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे आते हैं और डायरेक्ट ऐसे आता है एडमिनिस्ट्रेशन पे. पबैड के स्टूडेंट्स से अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन पे ऐसे कोई नहीं लिख सकता. बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे. 125 मार्क का ऐसे अगर आ गया प्रशासन पे, गवर्नेंस पे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, सो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक फॉर देम, वेरी इजी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स. सो दैट्स द बेनिफिट. इफ suppose there is no essay on public administration, even in this case you are writing 2 essays. In both the essays you have to write the political aspect. कोई भी essay हो, political aspect तो लिखना ही लिखना पड़ेगा. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट से अच्छा कोई पॉलिटिकल एस्पेक्ट नहीं लिख सकता. तो ऐसे में तो बेनिफिट हो ही रहा है, इथिक्स में भी बेनिफिट हो रहा है. जैसे एक चैप्टर है, हम चैप्टर की पूरी लिस्ट में दिखाऊंगा, डिटेल भी दिखाऊंगा, सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ये चैप्टर है हमारे सिलेबस में है. इन दैट चैप्टर वैल्यूज इन पब्लिक सर्विस वाला एक पॉइंट है जो कि इथिक्स के बारे में बात करता है. सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरफेस की बात करें, ये भी इथिक्स है, जो तुम्हारा GS4 है उससे ओवरलैप हो रहा है. करप्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, ये भी इथिक्स है, इससे भी तुम कनेक्ट कर पा रहे हो. तो तुम्हारा GS4 देखो कितना कवर हो रहा है यहाँ पे.
ओके ये सारे इश्यूज जो तुम्हारे यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं ये सारे GS4 में है। तो GS4 तो तुम्हारा कई सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही कवर कर दे रहा है। ऊपर से गवर्नेंस वाला पार्ट जो तुम्हारा इथिक्स में भी आएगा और दो कि तुम्हारा GS पेपर 2 में भी आएगा। ये सारा पबैड के स्टूडेंट से अच्छा GS2 के गवर्नेंस के आंसर कोई नहीं लिख सकता, दैट्स गारंटेड। पबैड में ये चैप्टर देखो, जैसे अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल का, आगे मैं दिखाऊंगा इसके बारे में। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात की जा रही है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, सिटीजन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात की जा रही है, रोल ऑफ मीडिया की बात की जा रही है, इंटरेस्ट ग्रुप, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, सिटीजन चार्टर, राइट टू इंफॉर्मेशन, सोशल ऑडिट, ये सब बात हम पबैड में करने वाले हैं इन चैप्टर में। यही तो गवर्नेंस है, इससे अलावा है क्या GS2 में गवर्नेंस? और उसके अलावा हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की और जो बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कितने बढ़िया आंसर बन जाएंगे GS2 के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स के। दैट इज ऑल्सो एन बेनिफिट ऑफ हैविंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑप्शनल। इंडियन पॉलिटी GS पेपर 2, इंडियन पॉलिटी देखो ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दिया हुआ है। यूनियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारे ऑप्शनल में, स्टेट गवर्नमेंट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये भी हमारे ऑप्शनल में। सिग्निफिकेंट इश्यूज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे रेगुलेटरी कमीशंस, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, प्रॉब्लम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलिशन गवर्नमेंट, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, सब पॉलिटी में मिलेगा। अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो रखा है तो पॉलिटी GS पेपर 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, वहां पे भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। देन रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, ये भी पॉलिटी का पार्ट है, ये भी हम पबैड में देखने वाले हैं। देखो कितना सारा ओवरलैपिंग है GS2 के साथ। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अगर हो गया तो फिर तो दिक्कत ही नहीं है, बाकी GS में तुम अच्छे मार्क्स तो लेकर ही आ जाओगे कई सारे एस्पेक्ट्स में। अब जैसे GS3 में देखो इंडियन इकोनॉमी की बात की गई है। अब हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन नाम का एक चैप्टर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का एक चैप्टर है, 2 चैप्टर्स है जहां पे हम सब देखने वाले, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, पब्लिक डेट मैनेजमेंट, बजटरी प्रोसेस, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बात करने वाले हैं बजट एज अ पॉलिटिकल इंस्ट्रूमेंट, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक एक्सपेंडिचर, अकाउंटिंग टेक्निक्स, ऑडिट, रोल ऑफ कैग, ये सब GS3 में काम आ जाएगा जो हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाई करने वाले हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है। सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इस चैप्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के डिजास्टर मैनेजमेंट की बात की गई है जो कि GS3 का पार्ट है। मतलब या तो ऐसे पेपर हो या GS2 हो या GS3 हो या GS4 हो, हर पेपर में तुमको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दिखने वाला है। सो एक बार पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट ले लिया तो ये सारी चीजों में अच्छे मार्क्स आने की गारंटी हो जाती है। अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। अब इंपॉर्टेंस तो समझ लिया, सिलेबस भी देख लेते हैं। जैसे पेपर वन इट इज कॉल्ड एज एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी वाला पेपर। इसमें पहले चैप्टर्स देखते हैं फिर सिलेबस भी दिखाऊंगा। देखो चैप्टर्स क्या है, इंट्रोडक्शन चैप्टर है, नाम से ही पता चल जाता है पूरा इंट्रोडक्शन होगा। आगे मैं दिखाऊंगा सिलेबस, अच्छे से समझ में आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट, इसमें हम डिफरेंट थिंकर्स की बात करेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसमें मोटिवेशन, मोरल, लीडरशिप की बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करेंगे। अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल जो अभी मैंने दिखा है, जिसमें हम देखने वाले हैं जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, किस अलग अलग टाइप की अकाउंटेबिलिटी होती है एडमिनिस्ट्रेशन पे। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, द लॉ रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ इट वर्क्स, डाइसी का इसके बारे में क्या कहना है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन क्या होता है, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, उसकी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। आगे सिलेबस दिखाता हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कंपेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफरेंट कंट्रीज की जो एडमिनिस्ट्रेशन, इसे एक दूसरे के साथ कंपेयर करना है। कंपेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट डायनामिक्स, विकास के बारे में, डेवलपमेंट कैसी होनी चाहिए, पहले डेवलपमेंट कैसी थी, आज क्या सिचुएशन है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट कैसे होता है, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैसे होता है, प्रमोशन कैसे होता है, ट्रेनिंग कैसी होती है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। पब्लिक पॉलिसी, फॉर्मुलेट कैसे की जाती है पब्लिक पॉलिसी, इंप्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, इवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, मॉनिटरिंग कैसे की जाती है, कौन कौन सी थेरीज है पब्लिक पॉलिसी मेकिंग की, ये भी हम देखेंगे। टेक्निक्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव इंप्रूवमेंट, तुमको प्रशासन सुधारना है, एडमिनिस्ट्रेटिव को इंप्रूव करना है तो कौन कौन सी डिफरेंट मॉडर्न टेक्निक्स है, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अभी देखा हमने कि ऑल ओवर कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट कौन कौन से होते हैं, फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है, देन फिजिकल पॉलिसी क्या होती है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी हियर। अभी जो सिलेबस है वो देख लो एक बार, यहाँ पे सिलेबस डिटेल दिया गया है कि कौन कौन सा सिलेबस है। इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, इंट्रोडक्शन चैप्टर में देखो मीनिंग, स्कोप, सिग्निफिकेंस क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, विल्सन का क्या कहना है, विल्सन जिसने स्टार्टिंग में सबसे पहले कहा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ सेपरेट साइंस, ये विल्सन का कहना था। इसमें न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, ये छोटे छोटे सिंपल कंसेप्ट, इसके बारे में बात करेंगे। एलपीजी रिफॉर्म जो हुए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इसका एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे इंपैक्ट हुआ, गुड गवर्नेंस क्या होता है,
इसके बारे में बात करेंगे। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव थॉट्स में तो सारे थिंकर्स हैं, हालांकि ये नाम अभी लगेंगे कि ये तो कभी सुने नहीं है, डेफिनेटली थिंकर्स के नाम है, उनकी थ्योरीज के नाम तो सुने नहीं होंगे, बट जो उन्होंने कहा है ये सब तुम्हें पता है। मैं पहले ही कह रहा हूँ कि सारा का सारा तुम्हें नॉलेज है, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि अच्छा ये इस थिंकर्स ने कहा हुआ है, बस यही इन्फॉर्मेशन चाहिए। अदरवाइज यू ऑलरेडी नो ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि प्रशासन में ऐसा कुछ बाहर से तो आएगा नहीं, ऑलरेडी जो चीज़ें वही चीज़ें हैं, बस इसे अच्छे कैसे करना है, बुरा कैसे करना है, ये सारे स्टडी करना है हमें। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है फ्रेडरिक टेलर की, उसके बारे में बात करेंगे। वेबर की थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मेरी पार्कर फॉलोट क्या कहती है, बर्नार्ड क्या कहता है, मैग्रेगर क्या कहता है, एग्रेरिस क्या कहता है, ये सारे डिफरेंट थिंकर्स हैं। हर सब्जेक्ट में ये थिंकर्स तो होते ही अपने सब्जेक्ट्स के, थ्योरीज हर सब्जेक्ट्स में हर ऑप्शनल में होती है। तो ये वाला जो पूरा चैप्टर्स, इसमें हम अलग अलग थिंकर्स, उनकी थ्योरीज, बड़े सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। ये लगता है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बड़ा सिंपल, एक लेक्चर नहीं लगेगा, आधा घंटा नहीं लगेगा इसको समझने में तुम्हें, बड़ा सिंपल है। एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, इसमें हम मोटिवेशन कैसे करना चाहिए, मोरल हाई कैसे रखना चाहिए, लीडरशिप एक्चुअली कैसे होती है, कैसे हम लीडरशिप अच्छे कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाले। ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी एक दो थ्योरीज है कि सिस्टम थ्योरी, कंटिजेंसी थ्योरी। सिस्टम थ्योरी देखेंगे, कंटिजेंसी थ्योरी की मतलब सिचुएशन के हिसाब से कैसे ऑर्गेनाइजेशन चेंज होनी चाहिए, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर हम देखेंगे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लेंगे। कॉर्पोरेशंस क्या होती है, कंपनीज क्या होती है, बोर्ड्स और कमीशंस क्या होते हैं, एडवाइजरी बॉडीज कैसे होती है, हेड क्वार्टर जो ऊपर बैठने वाले लोग, और फील्ड रिलेशनशिप जो नीचे में काम कर रहे हैं, इनके बीच में कैसे रिलेशनशिप होता है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हमारे पास कौन कौन सी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होता है, इन सब के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, जिसके बारे में हमने पहले ही देखा था। सारा गवर्नमेंट पे किस तरह का कंट्रोल होता है, सारा देखने वाले हम। उसमें सिविल सोसाइटी, सिटीजन चार्टर, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सोशल ऑडिट, मीडिया, इंटरेस्ट ग्रुप, सब की स्टडी करने वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मैंने पहले ही कहा कि जो गवर्नमेंट की जो लॉज होते हैं, जो गवर्नमेंट को अप्लाई होते हैं, ये सारे लॉज के बारे में बात करने वाले हैं। डायसी का क्या कहना है उसके बारे में, डायसी रूल ऑफ लॉ की बात करता है, रूल ऑफ लॉ होता क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, बड़े सिंपल कंसेप्ट हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलप कंट्रीज, वेस्टर्न कंट्रीज, इनमें कंपेयर किया जाएगा कि वहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ पे कैसा एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें क्या सुधारना करनी चाहिए, व्हाट इंप्रूवमेंट्स आर एक्सपेक्टेड, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें एक थिंकर से बड़ा इंपॉर्टेंट विच इज कॉल्ड द फ्रेडरिक्स का क्या कहना है, ये हम देखेंगे। बड़े सिंपल इजी कंसेप्ट है सारे। डेवलपमेंट डायनामिक्स की कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट होता क्या है, पहले डेवलपमेंट क्या होता था, चेंजिंग प्रोफाइल, पहले डेवलपमेंट किसे कहते थे, आज हम किस डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप डेवलपमेंट पे कैसे इंपैक्ट करते हैं, लिबरलाइजेशन जो हुआ है, एलपीजी रिफॉर्म से, उससे एडमिनिस्ट्रेशन पे कैसे इंपैक्ट हुआ है, डेवलपमेंट पे कैसे इंपैक्ट हुआ है, इसकी हम स्टडी करेंगे। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, परफॉर्मेंस अप्राइजल, एम्प्लॉय रिलेशन, ग्रीवांस एड्रेसल, इन जनरल जो काम करने वाले जो ऑफिसर लोग हैं, उन्हें हम कैसे और अच्छा कर सकते हैं, इसकी बात पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन में की जाएगी। देन पब्लिक पॉलिसी मेकिंग, उनकी क्रिटिक्स क्या है, कंसेप्चुअलाइजेशन क्या होता है, प्लानिंग कैसे होती है, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है पॉलिसी का, कैसे होता है, इसके बारे में बात होगी। टेक्निक्स क्या है एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूवमेंट की, जिसमें MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, PERT, CPM, ये सब ये टेक्नोलॉजीज है। वर्क स्टडी क्या होता है, वर्क मैनेजमेंट क्या होता है, ये सारी टेक्निक्स है जिससे एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव किया जाता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, फिजिकल मॉनेटरी पॉलिसी, अकाउंट्स, ऑडिट, ये सारी चीज़ें, ओवरऑल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे और अच्छा करना चाहिए, इसके बारे में बात होगी। ओवरऑल जो पेपर 1 है, इन जनरल तुम बहुत सारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो पेपर 1 में ही समझ जाओ। देखो इस पेपर की खासियत भी ये है कि जब तुम ट्रेनिंग पे जाते हो तो ट्रेनिंग में भी ये सब्जेक्ट सिखाया जाता है। इससे अच्छा तो पहले ही सीख लो अच्छे से, सिंपल भी है, छोटा भी है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है। अभी लग रहा होगा कि यार इतने सारे चैप्टर दिख रहे हैं, बहुत सारे तो कंसेप्ट बता रहे हैं सर, फिर भी बोल रहे हैं बड़ा सिंपल है। जब सीखना शुरू कर दोगे ना तब पता चल जाएगा कि यार ये तो बड़ा सिंपल है, एक तो छोटा सा भी है, छोटे सारे कई सारे कंसेप्ट हैं, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है भी बड़े सिंपल, खाली नाम बड़े कर रखे हैं, टॉपिक बड़े सिंपल है, ठीक है, ये समझ में आ जाएगा ओवरऑल। फिर पेपर 2 जो है, ये तो पेपर 1 हो गया, फिर पेपर 2 जो है वो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये तो और ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, क्योंकि पहले ही हमने देखा था पॉलिटी का कितना सारा पार्ट तो तुम्हें पेपर 2 में मिल जाएगा।
गवर्नेंस का कितना सारा पार्ट तो पेपर 2 में मिल जाएगा, पहले कितनी सारी तैयारी तो तुम्हारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन करवा ले रहा है GS2 की। इसमें कौन कौन से, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे इवॉल्व हुआ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पहले कैसे था, ब्रिटिश के टाइम पे कैसे था, मुगलों के टाइम पे कैसे था, अब कैसा है। फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म मतलब क्या, क्या खासियत है अपने संविधान की, इसके बारे में बात करेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, महारत्ना, मिनीरत्ना, नवरत्ना, बहुत सारी कंपनीज है गवर्नमेंट की, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, प्रॉब्लम क्या है जिसकी वजह से कई सारी कंपनियां बंद हो चुकी है गवर्नमेंट की, क्या प्रॉब्लम्स है, इसके बारे में बात करेंगे। यूनियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, हमारे पार्लियामेंट वगैरह, स्टेट लेजिस्लेचर, सबकी बात यहाँ पे होगी। प्लान्स एंड प्रायोरिटीज, प्लानिंग कैसे की जाती है, इंप्रूवमेंट कैसे की जाती है, ये प्लान इंप्लीमेंट कैसे होते हैं उसके बारे में बात होगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर करता क्या है, कैसे काम करता है, कौन कौन से उसमें प्रॉब्लम्स है, हाउ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज चेंजिंग, सारी बातें इस चैप्टर्स में होगी। फिर आएगा सिविल सर्विसेज, ओवरऑल हम देखेंगे कि सारे जो सिविल सर्वेंट्स है क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्या है सिविल सर्विस में आज में, आज वो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स है, ये भी हम देखेंगे। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडिया। हमने जो पहले देखा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल देखा, यहाँ पे हम विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया हम देखेंगे, इंडिया का बजट, इंडिया के प्रॉब्लम्स, ये हम इसमें देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, कौन कौन सी डिफरेंट कमिटीज है, उन्होंने क्या क्या कहा है एडमिनिस्ट्रेशन को रिफॉर्म करने के लिए, ये इसमें होगा। रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, इसमें पंचायत राज की बात की जाएगी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, नगर पालिका, ऑल दिस थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन रूरल डेवलपमेंट एंड अर्बन लोकल डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन से इश्यूज दे आर फेसिंग, हाउ टू इंप्रूव देयर एडमिनिस्ट्रेशन। लॉ एंड ऑर्डर, पूरा पुलिस सिस्टम समझ में आ जाएगा लॉ एंड ऑर्डर में, क्यों कैसे काम कर रहा है, कौन से एक्ट है, क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, कौन कौन सी कमिटीज है, सिटीजन पब्लिक इंटरफेस कैसे बढ़ाना चाहिए, सब लॉ एंड ऑर्डर चैप्टर में हो जाएगा। सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आएंगे जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज है एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड। ये पूरा सिलेबस है पेपर 2 का जो दिया गया है। जैसे मैंने कहा इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेशन, कौटिल्य चाणक्य क्या कहता है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, मुगल क्या कह रहे थे, ब्रिटिश क्या कह रहे हैं, सारा स्टडी करना है। देन फिलोसॉफिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, पॉलिटिकल कल्चर मतलब क्या होता है, ब्यूरोक्रेसी और डेमोक्रेसी एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या फीचर्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये सारा देखेंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में पब्लिक सेक्टर आज कैसे काम कर रही है मॉडर्न इंडिया में, कौन कौन से फॉर्म्स है पब्लिक सेक्टर्स की, प्रॉब्लम्स क्या है पब्लिक सेक्टर में, ऑटोनॉमी से रिलेटेड, अकाउंटेबिलिटी से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स है, जो एलपीजी रिफॉर्म्स है क्या इंपैक्ट हुआ इन पे, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का पहले ही कहा है हमने, सारा देखने वाला है। सब पॉलिटी कई सारा इसमें जो है पूरा रिपीटेशन होने वाला है, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ऑल दिस थिंग्स, प्राइम मिनिस्टर, इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की भी बात करेंगे, सेंट्रल सेक्रेटरीट, मिनिस्ट्रीज की बात करेंगे, बोर्ड कमीशंस क्या क्या होते हैं, अटैच्ड ऑफिस, फील्ड ऑर्गेनाइजेशन किस तरह की होती है, जुडिशियरी क्या होती है, पार्लियामेंट कैसे काम करता है, सारा स्टडी देखेंगे यहाँ पे। प्लान्स एंड प्रायोरिटीज में हम प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट जो काउंसिल्स होते हैं ये कैसे काम करता है, ठीक है। फिर प्लान कैसे फॉर्मुलेट किया जाता है यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सारी बात यहाँ पे करेंगे प्लान्स एंड प्रायोरिटीज में। फिर स्टेट गवर्नमेंट का तो हम पहले देख चुके हैं, जैसे यूनियन गवर्नमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है वैसे स्टेट गवर्नमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन है। फिर वैसे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंपॉर्टेंस है, जिसमें हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की हम बात करने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का रोल कैसे चेंज हो रहा है, कैसे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है, यूनियन और स्टेट और लोकल के रिलेशंस को कैसे मैनेज करता है, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हम कैसे अचीव करते हैं बिकॉज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सिविल सर्विसेज में कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है सिविल सर्विसेज की, पॉलिटिकल राइट्स कैसे है, क्या मीडियम्स है, ग्रीवांस एड्रेसल, कंप्लेंट्स कैसे हम फाइल कर सकते हैं, उसके क्या मीडियम्स है, सिविल सर्विस कैसे न्यूट्रल हो सकती है, एक्टिव कैसे हो जाती है सिविल सर्विस, मतलब अभी हम देखते हैं सिविल सर्वेंट एक्टिविज्म, कई सारे सिविल सर्वेंट्स लोगों की सेवा करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिवली काम करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंडिया का फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजट में बात करेंगे, बजट पे कैसे कंट्रोल होता है पार्लियामेंट का, उसकी हम बात करेंगे। ऑडिटिंग कैसे होती है इंडिया में, अकाउंटिंग कैसे होती है, इसके बारे में बात करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का हमने पहले ही देखा है, बहुत सारी डिफरेंट कमिटीज है, उस कमिटीज की हम बात करने वाले हैं। फर्स्ट ARC, सेकंड ARC, युगंधर कमिटी,
ओके, सतीश चंद्र कमेटी, बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमेटी, उसके बारे में बात करेंगे। रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अर्बन डेवलपमेंट 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो भी पॉलिटी में बहुत सारा ओवरलैपिंग है, इसके हम बात करने वाले। लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन में मैंने पहले ही कहा था, पूरा पुलिस सिस्टम समझ में आ जाएगा। ब्रिटिश लीगसी क्या है, ब्रिटिश के टाइम पे कैसे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन था, आज उसका हम क्या इम्पैक्ट देखते हैं, नेशनल पुलिस कमीशन ने क्या रिफॉर्म्स कहे थे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के क्या हमारे प्रॉब्लम्स है, पुलिस पब्लिक रिलेशन कैसे मेंटेन करना है, पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे लाने, इसके बारे में बात करने वाले हैं। फिर जो लास्ट चैप्टर आएगा दैट इज सिग्निफिकेंट इश्यूज इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम बात करेंगे वैल्यूज कितनी इंपॉर्टेंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इथिकल होना क्यों जरूरी है, इसकी बात होगी। कौन कौन से रेगुलेटरी कमीशन है हमारे, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन किस तरह से काम करता है, करप्शन के क्या प्रॉब्लम्स है, सिटीजन और एडमिनिस्ट्रेशन में तुम कैसे संबंध सुधार सकते हो, डिजास्टर मैनेजमेंट को कैसे डील करना है, सारी की सारी बातें हम देखने वाले हैं। ये सिलेबस से एक चीज तो पता चल गई होगी कि अगर ये सिलेबस तुम्हारा अच्छे से हो गया ना, वैसे है भी बड़ा सिंपल। अभी लगता, मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा, लगता बड़ा सिलेबस होगा, जब एक बार शुरू कर दोगे तो लगेगा कि 1.1 पेज का है, 1.1 पेज का है, मतलब इतना सिंपल हो जाएगा कि एक बार कुछ तुम्हारे एक दो नोटबुक बन जाएगी और पूरा सिलेबस के नोट्स तुम्हारे बन जाएंगे एक नोटबुक में। इतना सिंपल है पूरा सब्जेक्ट। पर एक बार तुम्हारा ये सब्जेक्ट अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग हो गया तो एक बात तो तुम समझ जाओगे कि एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली काम कैसे करता है, ये तुम्हें पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, और सारी अंडरस्टैंडिंग बेस्ट है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ जाए अच्छे से आंसर लिख दोगे तुम, इसकी आंसर राइटिंग भी हम करेंगे। तो हमारा जो वे ऑफ स्टडी कैसे होगा, इंटरैक्टिव। तुम्हारे डाउट्स होंगे तो मैं लूंगा तुम्हारे डाउट्स। यहाँ पे नंबर भी दिया गया है, ये नंबर आप सारा नोट कर लो, 9405425461, दैट्स माई नंबर, माई सेल्फ अभिजीत मोड़े सर, ये मेरा ही नंबर है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी कुछ डाउट होगा यहाँ पे तुम कम्युनिकेट कर सकते हो। अभी भी ऑप्शनल से रिलेटेड तुम्हें जो भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, हमारे जो बैचेस शुरू हो रहे हैं उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे तुम कांटेक्ट कर सकते हो, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हमारी बैचेस कैसे होती है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, सब सारी चीज़ें इसमें हो जाएगी। व्हेन यू विल सब्सक्राइब, तुम ऑनलाइन बैच ले रहे हो या ऑफलाइन में तुम एनरोल हो रहे हो, इन एनी केस तुम्हारे सारी चीज़ें अच्छे से की जाएगी और तुम्हारे टाइम टू टाइम तुम्हें मेंटरशिप दी जाएगी। इवन इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो आई एम अवेलेबल इन द स्टाफ रूम, कभी भी आ सकते हो, कभी भी मिल सकते हो, कभी भी अपना डाउट क्लियर हो सकता है। आंसर राइटिंग भी अच्छे से की जाएगी, सारे PYQ कवर हो जाएंगे, जो सारे जो चैप्टर्स है ऑल दोज विल बी कवर्ड मल्टी डायमेंशनली। ओके, सारे ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी चैप्टर्स इन फुल डिटेल एवरीथिंग विल बी कवर्ड। तो ऐसा कभी होगा ही नहीं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई क्वेश्चन है और वो समझ में नहीं आया या आंसर क्या लिखना है कभी समझ में नहीं आया, ऐसा कभी नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी प्रॉपरली कवर्ड। दैट इज वाई having this subject as an optional is very very important for you। और मैंने पहले ही दिखाया है ओवरलैपिंग कितनी है जीएस के सब्जेक्ट के साथ, इतनी सारी ओवरलैपिंग तो और किसी सब्जेक्ट की मिलेगी नहीं। कितने सारे मार्क्स तो एक ऑप्शनल तुम्हारा जीएस के कवर कर दे रहा है। दैट इज वाई दिस पर्टिकुलर ऑप्शनल, हैविंग दिस ऑप्शनल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर कोई भी डाउट हो सो यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस पर्टिकुलर नंबर, ओके, एंड ऑल योर डाउट्स विल बी क्लियर। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर्स। और जो भी हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, इफ यू एनरोल इन दिस प्रोग्राम देन सी यू देयर एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।